आज तुम हमारी मान मर्यादा लूट सकते हो। एक दिन तुम्हारी अत्याचारों का अंत जरूर होगा। अब क्यों मत खाना? ऐसी हवाएं मैया स्टैंड एग्रीमेंट के रहते हमने उन्हें जो समय दिया है उससे पहले हमने कोई कदम उठाया तो यूएनओ हमसे सवाल कर सकता है। उन्हें कुछ दिनों के लिए देहरादून ले जाने की सोच रहे हैं। यस मैडम। ऐसी स्थिति में ये सब पटेल जी को नहीं पता चलना चाहिए। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कोई खास वजह? एक ही होना था तुर्किस्तान के बल्ले में, वो भी बिस्तर पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या देख रहा है? चल बोल। आगे हो, आजा। चलो चलो बच्ची, ये नए कपड़े उतार दे और रोज में ये कपड़े पहन चल। आज एक दिन मुझे ये पहने रहने दो। कितने दिनों बाद मैंने ये नए कपड़े पहने हैं। मेरी बात सुन मेरी बच्ची, उस तरीके को बोले देख लिया ना। रस भरा फूल है ये तो, देखो कैसे छटपटा रही है। इसे छोटी बच्ची कहती है। देख ये खिलती भी कली जैसे कितनी चमक रही है और तू इस कली को बच्ची कह रही है। अगर इस मकबूल का हाथ लग गया तो ये छोटी बच्ची जवान हो जाएगी और शादी से पहले ही सब कुछ सीख जाएगी। मामा मामा जी क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? बचाना मुझे मामा जी। छोड़ दो।
सारे मर्द मर चुके हैं। जो औरतें बची हैं वो बेवा हैं। अब उनसे निकाह करो और बच्चे पैदा करो, इससे हमारा खानदान बढ़ेगा। ऐश करो और हमारी तादाद को बढ़ाओ। जाओ। छोड़ दीजिए, आपके पैर पड़ते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब सब जाए का झंडा दिल्ली के किले की दीवार पर लहरा रहा होगा। लेकिन अफसोस है, कुछ मुसलमान इंसानियत के नाम पर हमारे मजहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर कोई भी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत करके उन काफिर हिंदुओं की मदद करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ो। कोशिश कर रहा हूं भाईजान। हे मोहित खान, उधर देखो, वही है सोइबुल्ला खान। ए साले, एक मुसलमान होकर निजाम के खिलाफ उल्टा सीधा लिखता है। तेरी इतनी हिम्मत। सच लिखने वाला ही सच्चा जर्नलिस्ट होता है। अगर तुम इन तलवारों से जर्नलिस्ट को डराओगे तो इस जर्नलिस्ट का भी तलवार से कम नहीं है। रिजवी साहब ने सही कहा था, निजाम साहब से डर नहीं लगता। नमाज पढ़ने वाले हाथ और कलमा पढ़ने वाले बस सच्चाई से डरते हैं, निजाम से नहीं। और अगर कोई निजाम के खिलाफ लिखता है तो उसका हाथ उसके बालों से अलग कर दिया जाए। हमें किसी धर्म से नफरत नहीं सिखाता है, मोहब्बत और इंसानियत सिखाता है। अगर कोई निजाम के खिलाफ बोले तो उसकी गर्दन काट दी जाए। जो भी लोगों के बीच में निजाम के खिलाफ जहर बन रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। भाभी जान, भाईजान को मार डाला। तुम्हारी रस्सियां हमें मार तो सकती है लेकिन हमारे विचार को नहीं। अखंड भारत को स्वतंत्र होने से ये 6 फुट की रस्सी हमें नहीं रोक सकती। गोलियां, फांसियां, इनकलाबियों के कहने हमारे प्राणों की आहुति से क्रांति की लपट और भी तेज होगी। अरे निजाम की तलवार गले पे भी क्यों न रखी हो, फिर भी हमारा ये जय घोष रुकना नहीं चाहिए। हमें हैदराबाद के भाग्य से काली पोश नहीं होगी और हमारा यही निर्णय हैदराबाद को भारत माँ की गोद में रख पाएगा। जब निजाम की सांसें रुकेगी तभी हैदराबाद चैन की सांसें ले पाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि निजाम शाही का खात्मा हो। निजाम को मार डालेंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार डालेंगे। हम इनकलाबियों को भी मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। अपने प्राण की भलाई के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा के उस निजाम को मार डालेंगे। सुनो नारायण स्वामी, तुम बैजवाड़ा जाके ये खबर और ये तस्वीर अखबार वालों को दे देना। निजाम को मारने की योजना हमारी थी,
और निजाम को हमने ही मारा है और उसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। ये खबर अखबार में आ जानी चाहिए। निजाम हर रोज शाम को 4 बजे किंग कोठी से दारुल शफा जाता है। ईश्वरीय, तुम यहाँ ग्रामर स्कूल के पास रहना। कन्हैया, तुम इस किंग कोठी चौरस्ता के पास रहना और मैं ऑल सेट स्कूल के पास रहता हूँ। वो निजाम कन्हैया को पा करके मेरे पास आते ही मैं बॉम्ब डाल दूंगा। उससे बच के आगे जाएगा तो ईश्वरीय, तुम्हें बॉम्ब फेंकना होगा। पीछे जाएगा तो कन्हैया तुम बॉम्ब फेंकना। इस तरह हम तीनों में से किसी न किसी के हाथ से वो निजाम मरेगा। ये हिंदू है साहब। पानी पास है। के निजाम साहब पर बम फेंकने की जरूरत की। तुम दूसरे मुल्क से आके हम पे जुल्म करने की जरूरत कर सकते हो। फिर हम तो यहीं पैदा हुए हैं। पकड़े जाने का डर नहीं लगा तुझे? हम क्रांतिकारियों को डर नहीं लगा। हमने जो कुछ किया उसका हमें गर्व है। और हमने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान इतनी घटिया हरकतों पर उतर आएगा। सरकार में खुलेआम आपका मुकाबला करने की कुव्वत नहीं है, इसलिए ऐसे आपको मारना चाहता है वो। ये उनका खुद का प्लान था और उनके पीछे कोई नहीं है। नहीं नहीं जनाब, जरूर उनके पीछे कोई ना कोई है, नहीं तो उनके पास हथियार कहां से आते? जरा सोचिए, अगर ये बात बाहर गई कि हमारी हुकूमत पर हमला हुआ है तो यहाँ की भेड़ बकरियां भी हमें खाने को आएंगी। माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन आपका बंदोबस्त दुरुस्त होना चाहिए था। अब आराम फरमाइए उसको, हम आपसे बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब? आपके दोनों बेटे आपसे राजी नहीं है। एक ने अपना ओहदा छोड़ दिया, दूसरा लंदन चला गया। आप उस रियासत के लिए लड़ रहे हैं जिसका कोई वारिस ही नहीं बचा है। वारिस नहीं बचा? हमने अपने पोते मुकर्रम शाह को 8वां निजाम मुकर्रर किया है। आपने अपना वारिस चुन लिया, ठीक है, लेकिन आज आपकी निजामशाही पर खतरा बढ़ गया है।
नफल जो मिलता है उनके घरों में चला जाता है। अब कहाँ से लाए, क्या करें बताओ। हमारा राज रेडियो के खिलाफ गया था ना, वो आज सुबह से नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ क्या होगा। सुबह मुर्गे की कुकरू करते समय मैंने देखा था, जल्दी में कहीं जा रहे हैं। अगर वो सुबह सुबह निकला है तो कोई आवश्यक कार्य से ही गया होगा। क्या हुआ? सब लोग शांत क्यों हैं? उन रजाकारों को फिर से कोई कर भरना होगा। अभी अभी डोरा पीट के गया है। हम कोई कर नहीं भरेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे। क्या उनके खिलाफ जाना ठीक होगा बेटा? हाँ बेटा, घर में अनाज नहीं है, हाथ में हथियार नहीं है, कैसे मुकाबला करेंगे उनका? हम मटके में मिर्ची और ज्वार मिलाकर खाने वाले लोग हैं। हम में ताकत की कमी है क्या? मुट्ठी भींच कर छाती पर एक मारेंगे तो उसी से ढेर हो जाएंगे वो लोग। सही फरमाया राज रेड्डी। हंसियां हाथ में लेकर एक बार कमर झुका लेते तो 100 एकड़ काट के रख देते हैं। ऐसे में उनकी गर्दन नहीं काट सकते। ये हुई ना बात, देखा हमारी बहन का आक्रोश। सुनो भाई बल्ला, इस लट से जब बाहर पड़ती है ना तो भेड़िए तक दुम दबा के भागते हैं। तो ये रज़ाकार क्या चीज है? दांत भींचते हुए जब हम इसे जोर से फेंकते हैं तो 7 खेतों के आगे की चिड़िया भी गिर जाती है। तो इन रज़ाकारों को नहीं मार सकते, इनका दम भी नहीं लेंगे। इस लट से जब उन्हें मारेंगे तो उनका साथ फट जाएगा। जिससे हम काम करते हैं वही हमारा हथियार बनेगा। इस सूली का यह हथियार दुश्मन का गला ले देगा। इस रात की गुलेल से जब हम उनकी छाती पर वार करेंगे तब निजाम का पैजामा उतर जाएगा और उन रज़ाकारों को मारकर उनकी समाधि बनाएंगे। उनकी बंदूकें कांप उठेंगी और रज़ाकारों का पेशाब निकल जाएगा। वो लोग अगर मारना चाहते हैं तो मौत क्या होगी ये हम दिखाएंगे। जीतने के लिए जो लड़ते हैं उसे युद्ध कहते हैं, जीने के लिए लड़ेंगे तो वो क्रांति कहलाएगी। उस निजाम के अत्याचारों को कुचलने के लिए इस भैरवपल्ली गांव को मिसाल बनना होगा। यही हमारी क्रांति है और यही हमारा युद्ध।
तुम्हारी दूध पिला के सुला दिया है क्या? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? अगर बच्ची जाग रही होती तो फूट फूट कर रोती, इसलिए चम्मच से देसी शराब की बूंदे मुंह में डाल के सुला दिया। बच्ची अब होश में नहीं है। क्या हुआ? पहले से बहुत भूख लगी थी तो खेत में से मिट्टी उठा के खाया था। ये लगा करके भी अगर हमारे गांव में धमा कर देंगे। इतने दिन में कहीं नहीं गया काम पे, किसी के घर में एक भी दाना नहीं बता रात का। वो हम लोगों के साथ क्या करेगा मैं नहीं जानता। कुछ भी करो, कोई ना कोई फैसला लो। राज भाई, इस निजाम के कानून को तोड़ेंगे तो कोई हमें मुट्ठी भर अनाज भी नहीं देगा। मरना तो एक दिन सबको है, गांव की सीमा पार कर। हाँ राज बेटा, मरना तो सभी को है, गाँव की सीमा पार करेंगे। सर, उन रज़ाकारों से लड़ते हुए भले ही प्राण त्यागते हैं, लेकिन हमें भूख से नहीं मरना। मैं बाहर जा रहा हूँ, अधिकारियों से मिलकर निजाम के कानून को वापस लेने के लिए कहूंगा। सब लोग संभल कर रहना, वो रज़ाकार रात बिरात कभी भी गांव में घुस सकते हैं। तुम संभल के जाना राज भाई, इस गांव की रखवाली हम करेंगे। राज रेड्डी ने बहिरानपल्ली पर प्रतिबंध हटाने के लिए भुवनगिरी के डिप्टी कलेक्टर हासिम भाई से आज सुबह मुलाकात की। कलेक्टर साहब ने बोला कल तुम्हारा काम कर दूंगा, आज यही रुक जाओ, ऐसा कह के उसे रोक दिया। गांव में कोई हिम्मत वाला मर्द नहीं बचा है, हमला करने का अच्छा वक्त है। सुनो रे, रज़ाकार आ रहे हैं, उठो जल्दी। गुलामों की तरह रहने को कहा तो बंदूक उठा दो। आज से बहिरानपल्ली गांव नहीं, कब्रिस्तान बनेगा। सुनिए ना, मैंने ना आज तक एक बार भी बंदूक नहीं चलाई। एक बार बंदूक चलाने तो मैं मारूंगा। सब कलेक्टर साहब रज़ाकार बनना चाहते हैं, इसीलिए बहुत खुश हो रहे हैं। ये लो आसिफ भाई, उठो, सब उठो। इसे मारो, मारो आसिफ भाई, मारो।